नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से मिल रहे हैं और क्योंकि अभी 14 सितंबर को हम सभी ने हिंदी दिवस मनाया। हिंदी दिवस को हम हर साल मनाते हैं 14 सितंबर को। जब स्कूल शुरू होता था तो हम लोग सभी उस दिन हिंदी में बात करते थे और हिंदी की कोई ना कोई स्पर्धा का आयोजन करते थे। वक्तृत्व स्पर्धा है, निबंध स्पर्धा है वगैरह। तो उसमें आप सभी ने हिस्सा लिया है जब आप 9वीं में पढ़ते थे। और आपको याद होगा कि ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित दिन है। इस दिन हिंदी भाषा जो है उसको राजभाषा का दर्जा मिला था। तो इसीलिए हम इसको हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं इतने सालों से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह आगे भी हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाएंगे, उसकी सेवा करते रहेंगे। और स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग सभी हिंदी विषय के साथ पढ़ रहे हो 10वीं में, तो मुझे तो आप सभी पर पूरा गौरव है ही कि आप लोगों ने हिंदी विषय पसंद किया, उसका मान सम्मान बढ़ा रहे हो आप लोग इसी वजह से। तो आगे भी आप ये काम करते रहेंगे। आज हम अपना 9वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं, कुत्ते की सीख। सीख का मतलब है बोध। जैसे हम कहानी में कहानी पूरी होती है, कंप्लीट होती है, तो उसमें अंत में आता है बोध, उपदेश, तो उसको सीख कहते हैं। तो यहाँ पर कुत्ते की सीख ये शीर्षक है। इसका मतलब है कि कुत्ता जो है उसके द्वारा कोई बोध कवि हमें देना चाहते हैं। अब इस काव्य के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह जो है दिनकर उनका उपनाम है। तो आप लोगों को एक बात ये भी याद रखनी है कि रामधारी सिंह का उपनाम है दिनकर जी। अब आपको अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिनकर किसका उपनाम है, तो आपको याद रखना है कि रामधारी सिंह जी का। रामधारी सिंह जो है उनका जन्म बिहार के एक सिमरिया नामक गांव में, छोटे से गांव में हुआ था। किसान के बेटे थे, लेकिन उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो बहुत ही समसामयिक रहा। अच्छे से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपना साहित्य जीवन शुरू करने से पहले उन्होंने कई क्षेत्र में काम किया। जैसे कि कॉलेज विभाग के अध्यक्ष रहे, फिर उपकुलपति रहे और इसके अलावा आचार्य भी रहे शिक्षा जगत में। तो ये उनकी उपलब्धियां थी। इसके अलावा उन्होंने साहित्य लिखा, तो साहित्य के क्षेत्र में गांधी विचारधारा से भी बड़े प्रभावित रहे। इसके अलावा उनके साहित्य में मानव प्रेम भी झलकता है। कई सारी कविताएं हमने उनकी पढ़ी है। आपने 9वीं में भी एक काव्य पढ़ा था उनका, कर्ण का जीवन दर्शन, जो कि रश्मि रथी में से लिया गया था। रश्मि रथी उनका प्रबंध काव्य है। उनके 3 प्रबंध काव्य प्रमुख है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी। तो ये उनके प्रबंध काव्य है। इसके अलावा उनके काव्य संग्रह भी बड़े प्रचलित हैं, जैसे कि रेणुका, हुंकार, रसवंती। और इन्होंने इसके अलावा कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। अर्धनारीश्वर है, मिट्टी की और तथा रेती के फूल, तो ये सारे उनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय नामक एक ग्रंथ लिखा है, जो कि बहुत ही प्रख्यात हुआ, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो ये उनका साहित्य है दिनकर जी का। दिनकर जी आज हम जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं उसमें कौन सी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मनुष्य जो है, जिस प्रकार हर एक व्यक्ति अपनी जीवन गुजरने, अपना जीवन जो है उसको गुजारा करने के लिए उसकी कोई ना कोई आजीविका होती है, जीविका होती है। मतलब आप काम क्या करते हो अपना जीवन बिताने के लिए, अच्छे से बिताने के लिए, कुछ ना कुछ काम तो हर एक को करना पड़ता है। आखिरकार हमारे जीवन का मकसद क्या होता है? तो पहला मकसद होता है हमारे जीने का कि हमें अगर इस धरती पर जीना है तो पहले तो हमारा पेट जो है उसको भरना होता है। हमें पेट भरना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। और खाना खाने के लिए ऐसे ही तो नहीं मिल जाता खाना, उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर के जो है बात कहाँ आती है? मेहनत पे। तो मेहनत करने के लिए आप लोग जब भी अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हो तो वो मेहनत हमारी कैसी है, किस प्रकार की हमारी मेहनत है, परिश्रम किस प्रकार का है, उसके ऊपर हमारी जीविका निर्भर करती है।
कि आप किस प्रकार का काम करते हो। तो यहाँ पर दो प्राणियों की बात लेकर के लेखक हमें एक बात समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी जान लगाकर मेहनत करनी है। इसलिए अपना पेट पालने के लिए हर एक व्यक्ति को, हर एक पशु को, हर एक पक्षी को ये करना पड़ता है कि अपना पेट भरने के लिए वो अपनी जान तक लगा देता है, इतनी मेहनत करता है और करनी भी चाहिए। मुफ्त में बैठ करके तो कोई खाना नहीं दे जाता है। बैठे बैठे कोई कहे कि आपके मुंह में खाना आ जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। एक संस्कृत में सुभाषित भी है कि सोते हुए सो रहा जो होता है, सोता हुआ सिंह जो है, उसके मुंह में अपने आप ही खरगोश आने ही जाता है, मतलब शिकार आने ही जाता है कि भाई खा लो, पेट भर लो अपना। खाने के लिए, पेट भरने के लिए शेर को भी शिकार करने की मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक खरगोश और शेर, सिंह, उस कुत्ते की बात हो रही है, सिंह की बात नहीं हो रही है। सिंह की बात तो मैं आपको उदाहरण दे रही थी। तो यहाँ एक कुत्ते और खरहे, खरहा शब्द है, उसका मतलब है खरगोश, उसकी बात हो रही है। तो वन में काव्य जो है कहानी के रूप में ही है। तो काव्य एकदम से गद्यात्मक है, काव्यात्मक इतना नहीं है, क्योंकि इसमें कहानी बताई है छोटी सी। तो पूरा गद्यात्मक है, लेकिन प्रकार इसका फिर भी काव्य ही है। आप लोग याद रखेंगे कि ये काव्य ही है। तो यहाँ वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहता था, सबकी आंख बचाकर। जंगल में एक झुरमुट, झुरमुट मतलब बहुत सारे पेड़ जहाँ लगे होते हैं, वहां उसके पीछे, झाड़ियों के पीछे एक खरहा, खरहा यानी खरगोश, खरगोश रहता था। कैसे? सबकी आंख बचाकर, यानी कि बड़े प्राणियों से उसको खुद को बचाना होता है, इसलिए सबकी आंख बचाकर, कोई शिकारी आ न जाए, उसका शिकार ना कर ले, इसलिए वो छुप करके रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की खाता था वो चुन चुन कर, और देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। फुदक फुदक कर, छोटे छोटे पैरों से उछलता उछलता वो घास की फुनगिया, फुनगिया यानी घास का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे फुनगिया कहते हैं। तो वो घास खाता था, और फिर जैसे ही उसको लगे कि लोगों की कोई आहट आ रही है, कोई आ रहा है, तो तुरंत से भागकर वो झाड़ी में छिप जाता था अपनी जान बचाने के लिए। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, उस वन में, जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया और लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। कुत्ते ने क्या किया कि वो अपनी, कुत्ते की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, ये हम सबको मालूम है। इसलिए तो आप देखो आर्मी में, पुलिस में, हर जगह कुत्ते की भर्ती होती है गुनहगारों को पकड़ने के लिए, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। तो यहाँ भी कुत्ता जो है अपने शिकार को सूंघ रहा है कि कहीं कोई छिपा हो तो उसको पकड़ के फिर खा ले, और इसलिए वो झाड़ी झाड़ी सूंघ रहा है और छान रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है कि कहीं कोई शिकार छुपा है तो उसको पकड़ के खा ले। आखिर वह झुरमुट भी आई जो थी खरहे का घर। जब कुत्ता ढूंढ रहा है झाड़ी झाड़ी झुरमुट में, तो वहां पर वो, उस झुरमुट की बारी भी आई जहां पर खरहा रहता था, उसका घर था। और मगर खैर उस बेचारे की अभी थी कि उधर लंबी जो है, कुत्ता जो है वहां गया नहीं, वहां जाकर के रुक गया, क्योंकि अभी खैर थी उसकी, मतलब अभी उसके जीवन का अंत नहीं आया था खरगोश का। तो इसलिए कुत्ता जो है, उसकी सांस लगी, वो थोड़ी देर रुका सांस लेने के लिए, कभी इधर उधर भाग रहा था तो थोड़ी देर वो वहां पर रुक जाता है, उसकी सांस लगी तो खरहा जो है उसकी जान बच गई। और जैसे ही कुत्ते को जो लगी सांस, तो खरहा सोते से जागा, यानी खरगोश जो है वो सो रहा था और कुत्ता उसी झुरमुट के पास आकर के सांस लेने लगता है जोर जोर से। तो उसकी सांस की आवाज से खरगोश जाग जाता है और बाहर देखता है कि पीठ पर काल खड़ा है। ये मुहावरा है, पीठ पर काल खड़ा होने का मतलब है कि आपकी मौत एकदम नजदीक आ गई है, ये मतलब होता है इसका। तो उसने देखा कि पीठ पर काल सवार है, यानी मृत्यु एकदम नजदीक है। तो तुरंत से उसने क्या किया कि वहां से वो भागा, जान लेकर भागा, यानी अपनी जान बचाकर भागा। उसको पता चल गया कि कुत्ता अभी उसको देखेगा तो उसको पकड़ के खा जाएगा, तो वहां से अपनी जान बचा करके भागता है।
झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। अब खरगोश भागा, कुत्ते ने ये देखा तो कुत्ता भी झपटा उसके ऊपर कि मैं इसको अभी पकड़ लेता हूँ। लेकिन खरगोश बहुत तेज भागता है, ये खरगोश की विशेषता है। जैसे कुत्ते की विशेषता है कि वो सूंघ कर पता लगा लेता है कि कौन सी चीज कहाँ है, वैसे खरगोश की क्या विशेषता है कि वो सभी प्राणियों में तेज भाग सकता है। सबसे छोटा जीव है लेकिन फिर भी भाग सबसे तेज सकता है। तो कुत्ता जो है वो उसके पीछे भी भागा। 4 मिनट तक खुले मैदान में, दोनों खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। अब आपको एक प्रश्न पूछा जाता है हर बार कि कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ हो रही थी, तो खुले खेत में इसका जवाब है। और कब तक हुई? 4 मिनट तक। ये जवाब भी आपको एकदम आसान सा जवाब है, लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है। 4 मिनट की 5 मिनट नहीं हो जानी चाहिए। 4 मिनट तक कुत्ते और खरहे के बीच ये दौड़ जारी रही खुले खेत में। तो खेत में खरहा आगे, कुत्ता पीछे, दोनों जो है भाग रहे हैं। खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और कुत्ता अपना शिकार झपटने के लिए भाग रहा है। 4 मिनट तक ये काम चला और इतने में सामने आ गई एक कंटीली झाड़ी। खरहे ने देखा ये भाग रहा है आगे, पीछे कुत्ता भाग रहा है, तो सामने एक कंटीली झाड़ी आ गई, यानी कांटेदार झाड़ी जो होती है वो आ गई। और उसके अब प्रश्न ये होता है कि अगर झाड़ी में फंस गया खरहा तो वैसे ही मर जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न ये था कि खरहे को, खरगोश को अपनी जान बचानी थी। उसने देखा पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है, तो क्या करना। पूरा जोर लगाया उसने और भरकर एक छलांग वो झाड़ी को फांद करके उस तरफ चला गया और बीहड़ वन में छिप गया। बीहड़ यानी भयानक, भयानक वन में छुप गया। ये झाड़ी को उसने टाँप लिया छलांग लगा करके और फिर जंगल में छुप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी कि कुत्ता जो है उसने इधर उधर देखा, खरगोश कहीं दिखा नहीं, तो निराश हो गया बेचारा कि अब तो शिकार हाथ से गया। तो वहीं पर खड़ा रह गया चुपचाप से। तो वहीं एक लोमड़ी, लोमड़ी यानी शायद अब गुजराती में जो है लोमड़ी उसको सियाड़ कहते हैं। और लोमड़ी जो है बड़ा ही चालाक प्राणी होता है, होशियार। और होशियारी वो इस तरह से इस्तेमाल करता है कि खुद का जो है मतलब निकल जाए। इसलिए ये लोमड़ी जो है वो खड़ी खड़ी देख रही थी और उसने तुरंत से कहा, क्या कहा? कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। उसने कुत्ते को सुनाया कि मामा, मामा शब्द का यूज किया कि तुम तो खरगोश से हार गए। नहीं, हम कई लोगों को ताना देते हैं, वाह तुम तो चूहे से डरकर भाग गए, ऐसे। तो इसको ताना मारा कि तुम तो खरगोश से हार गए, ऐसा। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो और वन के छोटे जीव जंतु को भी पकड़ नहीं पाते हो। क्या कहती है लोमड़ी कि इतनी मोटी देह है तुम्हारी, शरीर है इतना बड़ा, लेकिन फिर भी थक जाते हो और ऊपर से वन के छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उसको भी पकड़ नहीं पाते हो। क्या है ये? कहा जाता है शिकारी कुत्ता आपको है, इतना बड़ा शरीर लिया हुआ है और फिर भी थक गई, ये ताना मारती है। और कहा जाता है हमारे यहाँ एक बात है प्रसिद्ध कि किसी की आप अगर किसी का मजाक उड़ाते हो, तो उसको ताना देते हो, व्यंग्य करते हो, तो लोग उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ लोमड़ी को भी लगा कि कुत्ता अभी गुस्सा हो जाएगा और फिर से खरहे के पीछे भागेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कुत्ता जो है वो भी होशियार है। उसने जो जवाब दिया है लोमड़ी को वो सुनने जैसा है। काव्य के अंत में क्या जवाब देता है? कुत्ता हंसा, अरे दीवानी, हंसता है और क्या कहता है? अरे दीवानी तू नाहक बकती है, क्या है इसमें है जो भेद तू समझ नहीं सकती है। यानी तू बेकार में ही बोल रही है। नाहक मतलब बेकार में, एकदम से बेकार बात कर रही है। तू इसके पीछे जो भेद है, भेद यानी रहस्य, जो रहस्य है उसको समझ नहीं पा रही है। कैसे? मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। कि मैं क्यों दौड़ रहा था भाई? कि मुझे एक दिन का भोजन चाहिए था, मुझे अपना पेट भरना था, एक दिन का खाना चाहिए था, इसलिए मैं भाग रहा था खरगोश के पीछे। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। खरगोश क्यों भाग रहा था? अपनी जान बचाने के लिए।
यानी दोनों के भागने में बड़ा अंतर है। कुत्ता इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसको एक दिन का भोजन चाहिए था, जबकि खरगोश क्यों भाग रहा था? क्योंकि उसको तो अपनी जान बचानी थी। जान पर जब बन पड़ती है तो हमारे अंदर कहीं से भी ताकत आ जाती है, एक देवी शक्ति आ जाती है। और शायद हमने देखा होगा कि ऐसे भी हमारे पीछे कुत्ता या कुछ पड़ जाए तो हम इतना जोर लगाकर भागते हैं कि अगर दौड़ की स्पर्धा हो तो हम मेडल ले आए पहले नंबर का, इतना तेज भाग लेते हैं। मतलब इसका क्या है कि जब जान पर बन आती है तो हम सारी शक्ति लगा देते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। अंतिम दो पंक्तियों में जो बात कही है कवि ने वो सुनने जैसी, और वो ये दो पंक्तियां जो है वो कई बार भावार्थ में और विचार विस्तार में पूछी जाती है। इसलिए आपको खास याद रखना है कि इन दो पंक्तियों का विचार विस्तार आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। कहते हैं अंत में, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। हमारे सारे शास्त्र क्या कहते हैं कि रोटी कमाने के लिए हमें अपनी जान लगा देने की, जान लगा करके रोटी कमानी है, लेकिन जान को बचाना भी है। जान बचाकर रोटी कमानी है, माने पेट भरना एक हमारा साध्य हो सकता है, लेकिन उसके लिए हम साधन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हमें अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करना है, लेकिन कैसे करना है? जान को बचा करके। कहते भी है ना कि जान है तो जहान है। तो अगर आप जीवित रहे तो फिर भी कमा लोगे कुछ भी, लेकिन अगर प्राण ही नहीं रहे तो क्या कमाओगे और क्या खाओगे? तो इसलिए जरूरी क्या है कि सारे शास्त्र कहते हैं कि रोटी कमाओ लेकिन जान बचा करके, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये जो अंतिम पंक्ति है कि रोटी कमाओ अपनी जान बचा करके, खुद को बचा करके रोटी कमानी है हमें, लेकिन जब संकट में प्राण आ जाए, मुसीबत में प्राण आ जाए, हमारे जीवन ही हमारा जब मुसीबत में पड़ जाए तो सारी शक्ति उसको बचाने में लगा देने की। मतलब कि सारी शक्ति लगा करके अपनी जान की रक्षा पहले करनी है, बाद में रोटी वगैरह के बारे में सोचना है। कवि यहाँ संदेश ये देना चाहते हैं कुत्ते के माध्यम से कि सारी शक्ति लगा करके अपने प्राणों की रक्षा पहले करनी है, बाकी सारी चीजें तो हो जाएगी। इसके लिए कोई इतना नहीं है कि भाई आप रोटी का कैसे भी करके कमा ही लो, नहीं पैसे कमा ही लो, जमा कर ही लो, नहीं तो कल क्या होगा। अगर जीवन रहा तो कल पैसे कमा लेंगे, फिर से नया जीवन शुरू कर सकेंगे, लेकिन जब जान ही नहीं रही तो क्या करोगे? तो ये मेन संदेश है इस काव्य का कि कुछ भी हो जाए चाहे, पर जब अपने प्राण संकट में आ जाए तो सारी शक्ति उसको बचाने में लगा देने की, कुछ भी करके उसे बचाने का, फिर बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये काव्य है हमारा दिनकर जी का लिखा हुआ कुत्ते की सीख, कहानी काव्य है ये, और इसलिए इस काव्य को कहानी के रूप में ही लेखक जो कवि जो है उन्होंने लिखा है, यानी गद्य काव्य है। लेकिन आप लोग जो है इसमें दो तीन चीज मैंने आपको बताई वो खास याद रखेंगे। एक तो इस काव्य का बोध जो है, कहानी बोध जो है, सीख है उसकी, वो जो अंतिम दो पंक्तियों में दिया गया है, और उन दो पंक्तियों का भावार्थ भी आपको अच्छे से याद कर, उसको लिखना भी है नोटबुक में भावार्थ को। इसके अलावा जो कुछ भी प्रश्न जवाब वगैरह लिखना है वो आपको मैं बाद में इसमें उसके फोटोग्राफ्स रख दूंगी, आप उसमें देख करके लिख लीजिएगा। और आपको एक बात बतानी है कि हमारे स्कूल के माध्यम से हम लोग एक टेस्ट ले रहे हैं 80 मार्क की, तो सभी विषय की होगी। तो आप लोग जो है वो टेस्ट की तैयारी करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करनी है, जहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया पहले काव्य से लेकर के ये 9वां काव्य और अभी 10वां जो है पाठ, वहां तक करनी है तैयारी आपको। 10वें पाठ के प्रश्न भी मैं, गद्य के प्रश्न भी मैं आपको रख दूंगी, उसका वीडियो भी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आपको वहां तक तैयारी कर लेनी है, और इतना करने के अलावा आपको ये सारे प्रश्न जवाब जो है वो लिख लेने हैं। इसका सिलेबस जो है कौन से महीने में हमने क्या पढ़ा है वो पूरा एक महीने के हिसाब से मैं आपको लिस्ट बना करके इसमें रख दूंगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है एग्जाम की। एग्जाम घर पे बैठकर ही देना है आपको, और हिंदी की नोटबुक में ही लिखना है। जो भी पेपर रखा जाएगा वो आपने हिंदी की जो नोटबुक बनाई है
जिसमें आप ये सारे प्रश्न जवाब वगैरह लिखते हैं, उसी में ये पेपर के जवाब आपको लिखने हैं और वही नोटबुक फिर मुझे चेक करनी है, इसलिए आप लोग उसी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, तो इतना काम आप कर लेंगे। धन्यवाद।